हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस। आज मैं बीए सेमेस्टर 6 के सब्जेक्ट कोड CC13 से सविनय अवज्ञा आंदोलन और इसका वर्णन लेकर उपस्थित हुआ हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। मई 1929 में इंग्लैंड में मजदूर दल की सरकार स्थापित हुई। भारतीयों को मजदूर दल से बहुत आशाएं थी, लेकिन मजदूर दल की सरकार पर भारत विरोधी अनेक दबाव थे। इस कारण भारत के संबंध में स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ब्रिटिश सरकार के दृष्टिकोण से भारतीय नेताओं को यह निश्चय हो गया था कि ब्रिटिश सरकार उस समय तक भारत को स्वराज नहीं देगी जब तक कि वह इसके लिए मजबूर न हो जाए। अतः भारी निराशा और क्षोभ के वातावरण में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में दिसंबर 1929 को लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन प्रारंभ हुआ। अधिवेशन में 31 दिसंबर की रात्रि को 12 बजे रावी नदी के तट पर भारत का तिरंगा झंडा फहराकर पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पास किया गया। जिस समय कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का उपयुक्त घोषणा पत्र स्वीकार किया गया, उस समय देश की राजनीतिक और आर्थिक स्थिति भी बहुत खराब और उत्तेजनापूर्ण थी। राजनीति में नवयुवक वर्ग अधिक सक्रिय था। इस समय विश्व के दूसरे देशों में के समान भारत भी आर्थिक मंदी का शिकार हुआ। कृषि संबंधी उपज के भाव 50% से अधिक गिर गए थे और किसानों की हालत इतनी तंग थी कि वे स्वयं का भरण पोषण करने में भी असमर्थ थे। व्यावसायिक और औद्योगिक वर्गों में रुपए के नई दर के कारण तीव्र असंतोष था। इस परिवर्तन से इंग्लैंड को बहुत लाभ हुआ। भारत के उद्योगपतियों और व्यापारियों ने कांग्रेस का समर्थन किया तथा उसके कोष में मुक्त हस्त से दान दिए। औद्योगिक क्षेत्र के मजदूर भी बहुत असंतुष्ट और उत्तेजित थे, क्योंकि शासन के दमन के कारण उन्हें कई कष्ट उठाने पड़ रहे थे। इसी समय भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के क्रांतिकारियों और लाहौर षड्यंत्र के अभियोग के कारण भी भारत की राजनीतिक स्थिति उत्तेजनापूर्ण हो गई थी। इस प्रकार 1930 के प्रारंभ में चारों ओर उत्तेजना का वातावरण था और इस बात के चिन्ह विद्यमान थे कि यदि महात्मा गांधी अहिंसक आंदोलन का गणेश ना करते तो बहुत अधिक दुर्दशा व नौकरशाही दमन चक्र के कारण भारत में हिंसक क्रांति का सूत्रपात हो जाता। गांधी जी इस बात से अवगत थे, अतः उन्होंने स्थिति में सुधार एवं उसे नियंत्रित करने का प्रयत्न प्रारंभ कर दिया। इसी बीच कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक फरवरी 1930 को साबरमती में हुई। इस बैठक में स्थिति की गंभीरतापूर्वक अध्ययन किया गया और प्रस्ताव पारित कर गांधी जी को सविनय अवज्ञा आंदोलन करने का पूर्ण अधिकार दे दिया गया। यद्यपि कार्यकारिणी ने गांधी जी को आंदोलन प्रारंभ करने का संपूर्ण अधिकार दे दिए थे, किंतु शांतिवादी होने के कारण गांधी जी ने वायसराय को एक मौका दिया। अपने साप्ताहिक पत्र यंग इंडिया के एक लेख में उन्होंने वायसराय के समक्ष कुछ शर्तें रखी, जैसे पूर्ण नशाबंदी, नमक पर कर बंद हो, सैनिक व्यय में कमी की जाए, मालगुजारी कम हो, तटीय व्यापार संरक्षण कानून पारित हो, राजनीतिक बंदियों को स्वतंत्र किया जाए और आत्मरक्षा के लिए हथियारों के लाइसेंस दिए जाए इत्यादि। उन्होंने यह आश्वासन भी दिया कि यदि सरकार उनकी मांगों को मान लेती है तो वो सविनय अवज्ञा आंदोलन नहीं छेड़ेंगे। शासन ने पत्र का सहानुभूतिपूर्वक उत्तर देने के बजाय कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी आरंभ कर दी। इस स्थिति में गांधी जी के पास आंदोलन प्रारंभ करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। गांधी जी अब आंदोलन चलाने के ढंग पर विचार करना प्रारंभ किया और यह निश्चय किया कि सर्वप्रथम वे स्वयं डांडी समुद्र तट पर शासन की आज्ञा प्राप्त किए बिना नमक बनाएंगे और इसी प्रकार कानून का उल्लंघन करेंगे। 12 मार्च 1930 को
गांधी जी अपने 79 कार्यकर्ताओं के साथ आश्रम साबरमती आश्रम से डांडी समुद्र तट की ओर चल पड़े। 200 मील लंबी पैदल यात्रा चलकर 24 दिनों में तय की गई और यह पैदल यात्रा महान आंदोलन का प्रारंभ थी। वल्लभ भाई पटेल आगे चल रहे थे और उन्होंने महात्मा जी के आगमन के लिए जनता को तैयार किया। गांधी जी 5 अप्रैल 1930 को डांडी पहुंचे और 6 अप्रैल को उन्होंने डांडी समुद्र तट पर स्वयं नमक कानून का उल्लंघन कर सत्याग्रह प्रारंभ किया। गांधी जी के उपयुक्त कार्य भारत के विभिन्न भागों में विशाल पैमाने पर सविनय अवज्ञा के शुरू किए जाने के संकेत चिन्ह थे। गांधी जी ने आंदोलन के लिए निम्नलिखित कार्यक्रम निर्धारित किए। गांव-गांव में नमक बनाना, बहनों को शराब, अफीम और विदेशी कपड़ों की दुकानों पर धरना देना चाहिए, विदेशी वस्त्रों को जला देना चाहिए, हिंदुओं को अस्पृश्यता त्याग देनी चाहिए, विद्यार्थी शिक्षण संस्थाएं छोड़ दें और जो लोग सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दें। गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद करबंदी को भी आंदोलन का कार्यक्रम में सम्मिलित कर लिया गया। गांधी जी द्वारा नमक कानून का उल्लंघन किए जाने के बाद ही इसने संपूर्ण देश को अपने प्रभाव में ले लिया। विदेशी वस्त्रों एवं वस्तुओं का बहिष्कार और शराब की दुकानों पर धरना भी सफलतापूर्वक प्रारंभ कर दिया गया। आंदोलन के प्रारंभ होने के 1 माह के अंदर 200 पटेल और पटवारियों ने त्यागपत्र दे दिए और सैकड़ों अन्य सरकारी नौकरों ने भी ऐसा ही किया। आंदोलन की विशेष बात यह थी कि भारतीय स्त्रियों ने अपने परंपरागत संकोच को त्याग कर बहिष्कार, पिकेटिंग और स्वदेशी प्रचार में आंदोलनकारियों के साथ मिलकर कार्य किए। आंदोलन के प्रारंभ होने से पहले ब्रिटिश अधिकारियों ने आंदोलन की नीति का उपहास किया, परंतु आंदोलन के तीव्र गति होने पर वे हतप्रभ हो गए। इसके पश्चात इन लोगों ने उस आंदोलन को निर्ममतापूर्वक दमन करना प्रारंभ कर दिया। प्रदर्शनों और सार्वजनिक सभाओं को निर्दयतापूर्वक तितर-बितर किया जाने लगा। धरनाओं में 2500 स्वयंसेवकों पर पाशविक लाठी प्रहार हुए। इन दमनकारियों ने आगे चलकर और उग्र रूप धारण कर लिया। कांग्रेस को अवैध संगठन घोषित कर दिया गया तथा 1 वर्ष के भीतर ही लगभग 90,000 सत्याग्रहियों को जेल में डाल दिया गया। महिलाओं के साथ भी इसी तरह कठोरता का व्यवहार किया गया। देश में अध्यादेश जारी कर दमनात्मक व्यवस्था लागू की गई। करबंदी आंदोलन को कुचलने के लिए सरकार ने संपत्ति के बलात् ग्रहण, हरण और नीलामी की गई। पुलिस के अत्याचारों के परिणाम स्वरूप कई गांव पूरी तरह उजड़ गए। पुलिस के दमन कार्य की प्रतिक्रिया के रूप में कुछ स्थानों पर जनता ने भी हिंसात्मक कार्रवाई की। इस प्रकार इस आंदोलन को कुचल दिया गया, परंतु देश के लोगों ने अपनी एकता और कर्मनिष्ठा से इस आंदोलन को नई ऊंचाई प्रदान की। आगे चलकर इस आंदोलन ने भावी राष्ट्रीय आंदोलन के लिए प्रेरणा स्रोत का कार्य किया। इस प्रकार से हमारा विषय यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।